सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज कंसिडर्ड एज अ लीवर। आज हम जो है शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि या फिर पाचक ग्रंथि की बात करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है। और ये क्या है? आज हम लीवर मतलब यकृत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके स्ट्रक्चर कितने होते हैं, इसके लोब्स कितने होते हैं, इसके पर्टिकुलर फंक्शंस कितने होते हैं, इसकी एनाटॉमी क्या होती है। इन सभी बातों को हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा वो क्या है कि यहां पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया कि लीवर क्या है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो सबसे बेसिक सा पॉइंट तो ये है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके लॉब्स कितने होते हैं, इसके वेट कितने होते हैं, और यहां पे लीवर के लॉब्स के लिए मैं यहां पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा। उसके थ्रू ये आप जान पाएंगे कि लीवर की पर्टिकुलर जो राइट लॉब और लेफ्ट लॉब्स होते हैं उसका लोकेशन कैसे होता है, और उससे गॉल ब्लेडर मतलब पित्ताशय जो है किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड होता है। राइट, तो हम डिस्कस करने वाले यहां पे वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट द वेट ऑफ लीवर। ठीक है, मैंने कहा इसका वजन कितना होता है, तो एक एटिपिकल वेट की बात करते हैं, एक सामान्य वजन या नॉर्मल वेट की बात करते हैं एक स्वस्थ वयस्क मानव में। मैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, तो उसमें लीवर का जो वेट होता है वो कितना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसका जो वेट होता है, मैंने कहा यहां पे इसका वेट लिखा, वेट इट मींस कि मैं यहां पे इसके यकृत के वजन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और इसका वेट ऑलमोस्ट जो है 1.2 किलोग्राम, मैंने कहा 1.2 किलोग्राम टू 1.5 किलोग्राम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आई रिपीट, मैं एक एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, एक स्वस्थ वयस्क मानव की बात कर रहा हूं, और इसमें जो लीवर का जो वेट होता है, वजन होता है, ये कितना होता है 1.2 kg टू 1.5 kg के नियर बाय होता है। राइट, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो डिस्कस करने वाला हूं इसी लीवर के रिगार्डिंग, ये आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्या है, इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या है, मैंने लिखा इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, या फिर पाचक ग्रंथि आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट हमने बिल्कुल बेसिक से पॉइंट हमने क्या किया यहां पर डिस्कस किया। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की बात करने वाला हूं। यहां पे लीवर जो है इसका हिंदी टर्म क्या है, हम यहां पे ये डिस्कस कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं इसे यकृत कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपने यहां पे स्टडी किया है। मैंने आपको अभी वेट के बारे में बताया, और साथ साथ हमने ये देखा ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, या फिर आप इसे कह सकते हैं लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि लीवर का जो हिंदी का टर्म है इसे क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लॉब्स की बात करते हैं कि लीवर जो है इसमें लॉब्स कितने होते हैं। देखिए स्पेशली यहां पे लीवर में जो है लॉब्स की बात करते हैं, और लॉब्स को क्या कहते हैं, हम यहां पे यकृत में कितनी पालियां होती है मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर लीवर में स्पेशली हम जो है 2 लॉब्स की बात करते हैं। कितने, मैंने कहा यहां पर कितने लॉब्स होते हैं, यहां पे स्पेशली 2 लॉब्स होते हैं, 2 प्रकार की पालियों की हम बात करते हैं। अब देखिए अगर यहां पे 2 लॉब्स है लीवर में, तो ये लॉब्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको ये बता दूं। यहां पे ये जो लॉब्स होते हैं वो बेसिकली यहां पे हम राइट लॉब की बात करेंगे और लेफ्ट लॉब की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लॉब है इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे हम ले रहे हैं राइट लॉब। ठीक है, हम यहाँ पे दाएं पाली की बात करेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर लिया है मैंने राइट लॉब, और इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं दायां पाली। क्या कह सकते हैं, इसे मैंने कह दिया दायां पाली। ठीक है, ये जो है लीवर का बेसिकली राइट लॉब है, और ये क्या है, मैंने कहा ये जो है ये इसका लेफ्ट लॉब है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पर्टिकुलर लॉब्स की बात की है, यहाँ पे दाएं और बाएं प्रकार के पाली
पालियों की बात की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पेशली मैंने लॉब्स की बात की, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोपोर्शन देखें या फिर अनुपात देखें कि राइट लॉब और लेफ्ट लॉब जो है उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है। देखिए मैंने कहा टोटल लॉब्स जो होते हैं उसका जो पर्टिकुलर एरिया है, उसका जो वॉल्यूम आप कंसीडर कर सकते हैं, उसका टोटल लॉब्स वाले मतलब बेसिकली लीवर के टोटल लॉब्स जो होते हैं उसका 5/6 पार्ट, ठीक है। मैंने कहा 5/6 पार्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा इसका 5/6 पार्ट इसका राइट लॉब होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेशली लेफ्ट लॉब की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि 1/6 पार्ट, ठीक है। 1/6 पार्ट किसका होता है, मैंने कहा ये लेफ्ट लॉब का होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा कि टोटल जो है बेसिकली यहाँ पे स्पेशली अगर राइट लॉब की बात करते हैं तो ये 5/6 पार्ट होता है। अगर यहाँ पे लेफ्ट लॉब की बात करें तो ये 1/6 पार्ट होता है। हमने यहां पे लॉब्स की बात की। अब एक सिंगल डायग्राम के थ्रू मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ये दोनों ही लॉब्स जो हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। उस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हमारा यहां पे वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, व्हाट इज इट। मैंने कहा ये दोनों ही लॉब्स जो होते हैं, ये दोनों ही प्रकार की जो पालियां होती हैं वो आपस में अलग होती है, ठीक है। मैंने कहा ये क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये सेपरेटेड जिस स्ट्रक्चर के द्वारा होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए मैंने कहा ये राइट लॉब और लेफ्ट लॉब जो होते हैं लीवर के, ये जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट वो पर्टिकुलर लोब है या वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ये लीवर के दोनों ही लॉब्स जो हैं आपस में अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल बेसिक से पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। अब सीधे लीड करते हैं हम इसके डायग्राम के लिए। अब देखिए इसके डायग्राम को समझने के लिए हम यहां पे लीवर के दोनों लॉब्स का डायग्राम यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं और उसी पर्टिकुलर डायग्राम से इसके लोकेशन को आप समझ पाएंगे। मैंने कहा सपोज कि यहां पे ये बेसिकली जो 5/6 पार्ट होता है, जो मेजर पार्ट होता है लीवर के लोब का, वो कौन सा लोब है। मैंने कहा सपोज ये मैंने यहां पे क्या ड्रॉ कर दिया, ये हमारा है राइट लॉब, ठीक है। यहां पे बेसिकली ये राइट और लेफ्ट लॉब दोनों ही मैंने बना दिया है और ये दोनों ही लॉब्स यहां पर हमने ये देखा कि ये दोनों लॉब्स जो हैं आपस में सेपरेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। और किस स्ट्रक्चर के द्वारा होते हैं, मैंने कहा यहां पर इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इन दोनों ही लॉब्स के बीच में पाया जाने वाला ये फेल्सीफॉर्म क्या होता है, लिगामेंट होता है। तो मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है इसे मैं लेबल करने वाला हूं। ये क्या है यहां पर, मैंने कहा ये यहां पर फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा ये यहां पर पाया जाने वाला फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ने क्या कर दिया, इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ने ये लीवर के लॉब्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोला है कि ये पार्ट जो है ये कौन सा है, मैंने कहा ये है इसका राइट लॉब। क्या है, मैंने कहा ये इसका राइट लॉब है। और ये पार्ट कौन सा है, मैंने कहा ये इसका लेफ्ट लॉब है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब मैंने आपको ह्यूमन फिजियो को स्टार्ट किया था उसके इनिशियल लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो हमारा यहाँ पे राइट हैंड का पोर्शन होता है वो ह्यूमन फिजियो के पर्टिकुलर किसी भी डायग्राम की बात करें तो वो उसका क्या होता है, वो उसका लेफ्ट पोर्शन होता है। मैंने कहा जो हमारा राइट हैंड वाला पार्ट होता है वो डायग्राम का लेफ्ट पार्ट है और जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला पार्ट होता है वो डायग्राम का क्या है, राइट। देखिए यहां पे मैंने राइट लॉब मेंशन किया और यहां पर क्या मेंशन किया, यहां पे जो है बेसिकली लेफ्ट और राइट लॉब दोनों को क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। और आपको इसके बेसिकली पार्ट से ही समझ में आ रहा है कि ये राइट लॉब जो है वो मेजर पार्ट होता है, ठीक है। ये 5/6 पार्ट होता है, जबकि यहां पे जो लेफ्ट लॉब है वो कितना है, मैंने कहा ये ओनली 1/6 पार्ट ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ही कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर ये कौन सा है, मैंने कहा देखिए यहां पर ही बेसिकली राइट लॉब के वेंट्रल साइड में जो ये दायां पाली है लीवर का, इसी के वेंट्रल साइड में कुछ इस तरह के जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हम इसकी बात करने वाले हैं। सपोज यहां पर कुछ इस तरह के जो है स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई देंगे आपको और इसे बेसिकली हम क्या कहने जा रहे हैं, ये जो यहां पे एक पियर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मैं स्पेशली इस स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूं जो आपको पियर शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, मैंने कहा इसका शेप
पियर शेप होता है। अब ये पियर शेप जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गॉल ब्लेडर। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा गॉल ब्लेडर, ठीक है। अब गॉल ब्लेडर का जो हिंदी का पर्टिकुलर टर्म होता है वो क्या होता है, इसे कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा पित्ताशय। अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया, हम इसे वन मोर टाइम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके राइट लोब को आपने देखा, इसके राइट लोब के बिल्कुल वेंट्रल सरफेस पे, इसके अधर भाग पे, अधर सतह पे यहां पे पियर शेप का क्या प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लेडर या फिर पित्ताशय प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए पित्ताशय में क्या होता है, मैं आपको यहीं पर ही जो है एक्सप्लेन कर दूं कि यहां पे गॉल ब्लेडर में क्या होने वाला है। बेसिकली यहां पे आप देखते हैं कि ये पित्ताशय जो है इसमें पित्त का संग्रह रहता है। मतलब क्या रहता है, मैंने कहा यहां पर पित्ताशय में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा हमें, मैंने कहा यहां पे पित्त का संग्रह देखने को मिलेगा। मतलब यहां पे किसका स्टोरेज होता है, मैंने कहा यहां पे बाइल का स्टोरेज होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहां पे बाइल का स्टोरेज होता है। बाइल यहां पर आकर क्या हो जाएगा, मैंने कहा जमा हो जाएगा। पित्त का क्या होता है, यहां पे एक्यूमुलेशन होता है, जमाव होता है। लेकिन ये यहां पे अगर इसके हम पर्टिकुलर अमाउंट की बात करते हैं तो यहां पे कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बाइल जो है स्टोर होता है, तो ये कहा जाएगा कि यहां पे 40 to 50, ठीक है, 40 to 50 ml कंसंट्रेटेड जो बाइल होते हैं वो यहां पर आकर के क्या हो जाते हैं, मैंने कहा स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो 40 से 50 ml बाइल का जो स्टोरेज है आपको इस गॉल ब्लेडर वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। और यहां से देखिए इसका पर्टिकुलर शेप पे भी क्वेश्चन आता है, जिसका शेप क्या होता है, पियर शेप होता है। लेकिन स्पेशली अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सपोज ये गॉल ब्लेडर मैंने कहा यहां पर क्या है, मैंने कहा यहां पे ये बाइल क्या है, यहां पे स्टोरेज है। अब यहां से जो बाइल है वो बेसिकली जिस पर्टिकुलर डक्ट या वाहिनी के द्वारा, जिस पर्टिकुलर डक्ट या वाहिनी के द्वारा जो है सीक्रेट होते हैं, स्त्रावित होती है, बेसिकली उस वाहिनी और उस डक्ट को क्या कहते हैं, जो कि गॉल ब्लेडर में जमा हुआ, स्टोर हुआ जो बाइल होता है, पित्त होता है, उसको कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस स्पेशली डक्ट को हम क्या कहते हैं, देखिए मैंने कहा ये अगर ये क्या है, ये अगर गॉल ब्लेडर है तो ये डक्ट है, ये इसका क्या है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इसका डक्ट है। और इसके डक्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट जो है वो पित्ताशय से संबंधित एक प्रकार की वाहिनी है जो कि यहां पर जो भी बाइल स्टोर होता है उसको आगे कंडक्ट करने का वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम और ज्यादा इसके एनाटॉमिकल अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। ये पर्टिकुलर लीवर और ये जो गॉल ब्लेडर है वो किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डियोडिनम और इसके साथ साथ जो सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय, इससे किस प्रकार से संबंधित होते हैं हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन स्पेशली यहां पर एक सिंपल डायग्राम समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो जो स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस किया है आई एम गोइंग टू रिवाइज इट वन मोर टाइम। मैं इसको वन मोर टाइम रिवाइज कर दूं कि मैंने आपको अभी क्या बताया। देखिए पर स्पेशली लीवर को स्टार्ट किया है क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली किसके बारे में देखा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पैनक्रियाज के बारे में देख लिया था, एज वेल एज हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप्स के जो लार ग्रंथियां होती हैं उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को भी हमने समझा था। और आज हमने स्टार्ट किया है लीवर। लीवर मतलब इसे हम कहते हैं यकृत और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी मैंने बताया। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया, इन सभी पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा इसका वेट जो होता है बेसिकली किसमें, एक स्वस्थ वयस्क मानव में 1.2 किलोग्राम टू 1.5 किलोग्राम के बीच में वेरी करता है। इसके साथ साथ इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट द नंबर ऑफ लोब्स, तो यहाँ पे कितने लोब्स होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 2 लोब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे राइट लोब होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे लेफ्ट लोब होते हैं। राइट लोब जो है वो टोटल लोब्स का जो है 5/6 पार्ट होता है, लेफ्ट लोब जो है वो 1/6 पार्ट होता है। एंड दीज पर्टिकुलर 2 टाइप्स ऑफ लोब्स आर सेपरेटेड बाय अ स्ट्रक्चर एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये दोनों प्रकार की जो यकृत की पालियां हैं वो एक विशेष प्रकार के संरचना के माध्यम से एक जो है लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से अलग रहते हैं और इसे हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। इन सब सारे कलेक्टिव डाटा को हमने यहां पर इसे एक सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, ठीक है।
और ये डायग्राम किसका है हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। मैंने कहा ये जो बेसिकली डायग्राम है इसमें आपने लॉब्स ऑफ लीवर को देखा, ठीक है। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है लॉब्स ऑफ लीवर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लॉब्स ऑफ लीवर को देखा। अब देखिए यहाँ पे ये अगर लेफ्ट लोब है ये राइट लोब है, तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। अब अगर यहाँ पे दाएं पाली की बात करें तो उसके अधर सतह पे मैंने कहा एक पियर शेप स्ट्रक्चर है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। और पित्ताशय में मैंने कहा 40 to 50 40 से 50 ml सांद्र जो पित्त है वो जमा रहता है। पित्त संग्रह का काम है इसका, बाइल स्टोरेज का वर्क किसका है, मैंने कहा गॉल ब्लैडर का होता है। अब यहाँ पे जो भी बाइल यहाँ पे जमाव है, यहाँ पे बेसिकली एक्यूमुलेट है, कलेक्ट है, तो इसको आगे कंडक्ट करने का, इसको आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पित्ताशय से संबंधित एक वाहिनी के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये क्या है, इसे कहते हैं सिस्टिक वाहिनी। क्या कहते हैं इसे, सिस्टिक वाहिनी या फिर सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आगे जाकर के जो सिस्टिक डक्ट होते हैं वो लीवर से आने वाले डक्ट से आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और दोनों मिलकर के एक अन्य प्रकार के डक्ट जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन उसके बारे में हम उससे इन सभी पर्टिकुलर कॉमन बाइल डक्ट, लीवर से आने वाले डक्ट जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उसको हम आने वाले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर कनेक्शन बिटवीन दिस पर्टिकुलर ऑर्गन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अब स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पे लीवर के बारे में बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने डिस्कस की। अब सीधे हम स्टडी करते हैं लीवर का एनाटॉमी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीवर के फंक्शन के बारे में। लीवर के एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एनाटॉमी का मतलब होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो बोले देखिए यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एज यू सी हियर, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है एनाटॉमी ऑफ लीवर, ठीक है। अब एनाटॉमी का मीनिंग क्या है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। इसे हम कहते हैं आंतरिकी। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा आंतरिकी। और हम आंतरिकी किसका स्टडी कर रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे हम लीवर के आंतरिकी या एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। एनाटॉमी का मीनिंग आप बेसिकली ये भी निकाल सकते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है लीवर में, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इन सभी पॉइंट को हम इस एक पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मतलब आंतरिक संरचना जो है ये बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है, मैंने कहा ये जो है रिप्रेजेंट करता है ये एनाटॉमी ऑफ लीवर को। देखिए सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाला हूँ लीवर के बारे में, वो क्या है, मैंने कहा देखिए लीवर के बारे में जो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है इसके आंतरिकी के बारे में ये होता है कि यहाँ पर अगर इस लीवर में सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें कि स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या है, मैंने कहा फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर की हम बात करने वाले हैं, यूनिट ऑफ लीवर। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मीनिंग क्या हो गया, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे इसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें, स्ट्रक्चरल को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं संरचनात्मक। क्या कह सकते हैं इसको, मैंने कह दिया इसको संरचनात्मक, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शनल को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं क्रियात्मक। क्या कह सकते हैं, क्रियात्मक कह सकते हैं। तो इसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाएगा, हम यहां से इस एनाटॉमी ऑफ लीवर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहां पे जो इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है इसे कहते हैं हिपैटिक कॉर्ड। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हिपैटिक कॉर्ड कहते हैं। और मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो हिपैटिक वर्ड है ऑलवेज लीवर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लीवर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टर्म हम यूज करते हैं ये क्या होता है, ये होता है हिपैटिक। तो हिपैटिक कॉर्ड या फिर इसे ही क्या कहते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स या फिर हिपैटिक कॉर्ड। और ये जो हिपैटिक कॉर्ड और हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं यही लीवर के स्ट्रक्चरल
और फंक्शनल यूनिट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपको ये स्पेशल पॉइंट जो है लर्न होना चाहिए कि हिपैटिक कॉर्ड और हिपैटिक लोब्यूल क्या है। अब देखिए इसी पर्टिकुलर हिपैटिक कॉर्ड की बात करते हैं तो इसकी जो लेयर्स है, इसके जो आंतरिक स्तर है, इंटरनल लेयर्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से जो है स्तरित होती हैं, लेयर्ड होती हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो इसकी जो आंतरिक जो लेयर है वो बेसिकली किससे जो है स्तरित है या लेयर्ड होता है, इसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल या ग्लिसन्स संपुट कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल या फिर इसे ही कहेंगे ग्लिसन्स संपुट कहेंगे। देखिए डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बस सिंपल सा ये पूछता है हमें कि यहाँ पे जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, ठीक है, ग्लिसन्स जो कैप्सूल है वो बेसिकली लीवर से संबंधित होता है। आपको ये क्वेश्चन दिखा कि ग्लिसन्स कैप्सूल इज रिलेटेड विथ विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आपको वहां पे ऑप्शन में क्या मिलेगा, यहाँ पे लीवर मिलेगा। ठीक है, या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा, हिपैटिक कॉर्ड या फिर लोब्यूल मिलेगा। तो मैंने कहा ये लेयर्ड किससे होते हैं, स्तरित किससे होते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे ग्लिसन्स कैप्सूल या ग्लिसन्स संपुट से स्तरित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इसी ही पर्टिकुलर हिपैटिक कॉर्ड और लोब्यूल से संबंधित जो कोशिका है, इट मींस कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लीवर सेल्स। यहाँ पे यकृत कोशिकाओं की मैं बात कर रहा हूं जो कि यहाँ पे हिपैटिक कॉर्ड और लोब्यूल से संबंधित है या इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाता है हिपैटोसाइट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हिपैटोसाइट। अब ये हिपैटोसाइट्स क्या हैं, हिपैटोसाइट्स जो हैं वो लीवर सेल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे लीवर सेल्स को जो टेक्निकल टर्म प्रोवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हिपैटिक कॉर्ड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सेल्स होती हैं उसे लीवर सेल्स कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं यकृत कोशिका। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा यकृत कोशिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लीवर सेल्स की बात की, लेकिन लीवर सेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो हिपैटोसाइट्स होते हैं उसमें ग्लाइकोजन का जो अमाउंट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इट मींस कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, इसीलिए इस तरह के जो लीवर सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोजन रिच सेल। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा ग्लाइकोजन रिच सेल कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सेल जिसमें यहाँ पे ग्लाइकोजन का अमाउंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन रिच सेल्स कहते हैं। ठीक है, हमने ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया। देखिए किस सीरीज में किस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं आपको सारे पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट या फिर इंटर रिलेट कर रहा हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर बताया, क्रियात्मक इकाई जो कि क्या है, हिपैटिक कॉर्ड से इससे संबंधित सेल्स की बात की, और साथ साथ मैंने ये कहा कि यहाँ पे ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी बेसिक पॉइंट को डिस्कस करने के साथ अब हम सीधे लीड करते हैं कि अबे हमें जो है बेसिकली क्या स्टडी करना होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे स्पेशली एनाटॉमी ऑफ लीवर की बात करें तो लीवर की जो एनाटॉमी है हमें बेसिकली कैसे दिखाई देता है, मैंने कहा ये पेंटाहेड्रल होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे लीवर की एनाटॉमी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसे कहते हैं पेंटाहेड्रल प्रकार की जो है लीवर की एनाटॉमी होती है। अब ये पेंटाहेड्रल जो है इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं अगर प्रीफिक्स में अगर पेंटा लग जाता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हेड्रल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कितने हेड होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 5 हेड होते हैं। तो इसे मैंने क्या कह दिया, इसे मैंने कह दिया पेंटाहेड्रल जिसमें 5 हेड्स होते हैं। अब ये देखिए इसकी एनाटॉमी को पेंटाहेड्रल क्यों बोला जाता है, इसको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि आखिर हम इसे बेसिकली पेंटाहेड्रल क्यों बोलते हैं। देखिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर, इसके एनाटॉमी की बात करेंगे तो इसके पेंटाहेड्रल व्यू को हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं कि अगर स्पेशली यहाँ पे पेंटाहेड्रल इसके व्यू को देखें तो ये कैसे दिखाई देते हैं, मैं आपको ये बता दूं। देखिए मैंने कहा ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं, मैंने कहा
सपोज यहाँ पे पेंट्राहेड्रल व्यू की बात करने वाले हैं। देखिए सपोज यहाँ पे मैंने कहा इस तरह का जो है लीवर की एनाटॉमी आपको देखने को मिलेगा व्हेन यू विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लीवर एंड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द माइक्रोस्कोप। तो आपको इस तरह की पेंट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इस स्ट्रक्चर में भी ये जो हेड्स होते हैं 5 होते हैं। तो मैंने कहा कि ये मैंने क्या बना दिया, इसमें 5 टाइप्स के हेड बना दिए। ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 हो गए, 3 के बाद ये हमारा 4th हेड हो गया, और ये कौन सा हेड हो गया, मैंने कहा ये हो गया हमारा 5th हेड। यहाँ पे एटिपिकल लाइन डायग्राम के थ्रू एनाटॉमी ऑफ लीवर से संबंधित जो भी वर्ड्स होते हैं उसको मैं 1 बाय 1 क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे हेड प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, बेसिकली ये जो मैंने हेड्स बनाए हैं 5, मैंने अब क्या कर दिया, इसके पेंट्राहेड्रल हेड को बनाया। अब यहाँ पे स्पेशली हम 1 हेड के बारे में बात करेंगे, और भी कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें इस एनाटॉमी दिखाई देते हैं, हम इसके बारे में 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हेड की बात की, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे और कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसके बिल्कुल मिडिल पार्ट में क्या होता है, मैंने कहा इसके मिडिल पार्ट में, इसके सेंटर वाले पार्ट में, इसके केंद्र वाले भाग में यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, और ये है क्या, हम पहले इसको यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल कर लेते हैं। मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, मिडिल पार्ट है, इसके एनाटॉमी का मध्य भाग है। क्या है, मैंने कहा ये इसका मध्य भाग है, मिडिल पार्ट होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेन पोर्टल वेन। क्या कहते हैं इसे, मेन या फिर सेंट्रल। क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे हम मेन या फिर बोलेंगे सेंट्रल, मतलब केंद्रीय पोर्टल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन या फिर सेंट्रल पोर्टल वेन कहते हैं। तो यहाँ पे मेन पोर्टल वेन को मैंने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर इसके मध्य भाग की तो हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे कुछ एक साइनस के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साइनस के बारे में। अब देखिए इसके एनाटॉमी में ये जो साइनस दिखाई देगा या फिर साइनस के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर देखिए साइनस भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक को क्या कहते हैं, एक साइनस जो होता है इसे कहते हैं बाइल साइनस। क्या कहते हैं इसे कहेंगे बाइल साइनस। एक साइनस को कहते हैं बाइल साइनस, और एक जो होता है बेसिकली एक होता है हिपैटिक साइनस। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा 2 टाइप्स के साइनस प्रेजेंट होते हैं। एक को हमने कह दिया यहाँ पे बाइल साइनस, और एक को क्या कह दिया, हिपैटिक साइनस कह दिया। ठीक है, अब देखिए इसी बाइल साइनस में क्या होता है, मैंने कहा बाइल का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, मैंने कहा बाइल फॉर्मेशन होगा। और ये बाइल फॉर्मेशन वाला पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पे लीवर में जो इसका प्राइमरी वर्क होता है लीवर का, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बाइल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर किस स्ट्रक्चर में बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, पित्त का निर्माण हो रहा है। मैंने कहा यहाँ पर बाइल साइनस में पित्त का निर्माण हो रहा है या फिर बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किसमें, बाइल साइनस में। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको मिडिल पार्ट बताया था, जिसे मैंने कहा मेन, मुख्य या फिर केंद्रीय पोर्टल वेन, इसमें क्या कहा जाता है कि इस मिडिल पार्ट में किस पर्टिकुलर सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे मेन या फिर पोर्टल सेंट्रल वेन जो होते हैं इसमें यूरिया का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ यूरिया, ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यहाँ से भी बेसिकली क्वेश्चन आता है कि लीवर के एनाटॉमी का जो मध्य भाग है इसमें किस प्रकार के रासायनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, मेजॉरिटी में कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा 2 टाइप्स के साइनस प्रेजेंट होते हैं। अब इन 2 टाइप्स के साइनस, जिसे मैंने बाइल साइनस बोला है, और एक को क्या बोला है, बाइल साइनस, एक को बोला है हिपैटिक साइनस। ठीक है, तो ये किस तरह से यहाँ पे एनाटॉमी में प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने कहा ये एकांतरित रूप से, मैंने कहा अल्टरनेटिव फॉर्म में एक के बाद एक इस तरह से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बेसिकली आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं
यहाँ पे बाइल साइनस या फिर इसके हिपेटिक साइनस को मैंने क्या कर दिया, इसके एनाटॉमी में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और ये अभी मैंने आपको बताया कि ये बाइल साइनस और हिपेटिक साइनस एक दूसरे के बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव मैनर में एकांतरित क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। तो सपोज मैंने कहा इस पर्टिकुलर साइनस को मैं क्या टर्म दे रहा हूं, ये हमारा है यहाँ पे बाइल साइनस। क्या है, इसे अगर मैंने बाइल साइनस कह दिया तो अब ये कौन सा साइनस होगा, मैंने कहा ये होगा हिपेटिक साइनस। क्या होगा, हिपेटिक साइनस। और आप ये जानते हैं कि इसी बाइल साइनस में किसका फॉर्मेशन होता है, यहां पे इसी बाइल साइनस में बाइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसके साइनस में कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं। इसकी बात पे मैंने कहा सपोज इसी के एनाटॉमी में यहाँ पर साइनस से संबंधित इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप की विशिष्टीकृत प्रकार के कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कि इन प्रकार के कोशिकाओं का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीवर। इस प्रकार के विशिष्टीकृत कोशिकाओं का पाया जाना यकृत का क्या है, मैंने कहा यकृत के एनाटॉमी का, लीवर के एनाटॉमी का एक विशिष्ट गुणधर्म होता है। अब इन सेल्स को क्या कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे इसके एनाटॉमी में सेल्स बनाए हैं, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इसे कहा जाता है क्या, यहाँ पे इसको कहते हैं कफर सेल्स। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा कफर सेल्स। यहाँ पे जो है हर ईयर पर्टिकुलर एवरी ईयर डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्वेश्चन या फिर ऑप्शंस में ये क्वेश्चन तो आपको कॉमन ही मिलता है कि कफर सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कफर सेल्स की बात करते हैं। आपको एक सिंपल सा बेसिक पॉइंट जो है यहाँ पे देखने को मिला कि कफर सेल्स क्या होते हैं, लीवर से संबंधित होते हैं। इसके साइनस वाले पर्टिकुलर पार्ट में कफर सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कफर सेल्स का वर्क क्या होता है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं और इसकी प्रकृति क्या है। यहाँ पे एक सिंपल सा टर्म दिया जाता है कि इस प्रकार की कोशिकाएं का जो है नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है। तो मैंने कहा ये फेगोसाइटिक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फेगोसाइटिक नेचर का मीनिंग क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। मैंने कहा ये क्या है, फेगोसाइटिक नेचर है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं भक्षकाणु स्वभाव को दर्शाते हैं। कैसे, मैंने कहा ये भक्षकाणु स्वभाव को प्रदर्शित करने वाले विशेष प्रकार के क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। अब ये फेगोसाइटिक नेचर या फिर भक्षकाणु व्यवहार का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया या फिर अदर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से जो है लीवर में इंफेक्शन क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इन सभी जो है माइक्रोब्स के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए ये फेगोसाइटिक नेचर को कंटेन करने वाले कफर सेल्स का नेचर क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल। तो ये यहाँ पे किसके डेवलपमेंट को रोकते हैं, किसके विकास को रोकते हैं, मैंने कहा इट इज जनरली prevent the development of different types of microbes। जो भी यहाँ पे सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया के जैसे या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, उसके विकास को क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं, और इस प्रकार से अपना भक्षकाणु स्वभाव को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंगल सा स्टेटमेंट आपको इस एनाटॉमी ऑफ लीवर में पाए जाने वाले सेल्स के लिए लिख दिया कि इट जनरली प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया माइक्रोब्स के डेवलपमेंट को, साथ साथ एंड फॉरेन पार्टिकल्स। यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स जो भी होते हैं, जो भी विदेशी जो यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं, उसके लिए भी, विदेशी माइक्रोब्स का मतलब ये है जो बाहर से अटैक करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दे आर द प्रेजेंस ऑफ सम टाइप ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो उससे तो मैंने कह दिया यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स को प्रोहिबिट करते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स की भी बात की है, उसके खिलाफ भी ये क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल नेचर के होते हैं। अब देखिए कफर सेल्स की बात की हमने, अब सीधे लीड करते हैं ये जो मैंने बताया अभी आपको बेसिक पॉइंट कि लीवर की एनाटॉमी हमें बेसिकली कैसे दिखाई देता है, ये पेंटाहेड्रल होते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले हेड के नंबर मैंने आपको भी बताया था, कितने होते हैं इसमें हेड, मैंने कहा 5 होते हैं, जो कि आपको इस एनाटॉमी में दिख भी रहा है। अब स्पेशली हम 1 हेड की बात करते हैं, तो ये जो मैंने कहा ये जो 1 हेड होता है, इस 1 हेड ऑफ एनाटॉमी ऑफ लीवर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पेस ऑफ मॉल। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे स्पेशली अगर एक हेड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके लिए जो स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं इसे क्या कहते हैं, स्पेस ऑफ मॉल कहते हैं, ठीक है। अब ये स्पेस ऑफ मॉल जो होता है
इसमें बेसिकली मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ये इसका हेड वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पर इस स्पेस ऑफ मॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे हिपैटिक ट्रेड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे हिपैटिक ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हिपैटिक ट्रेड्स क्या है, मैं आपको ये समझा दूं। आपको ये पता है कि हिपैटिक वर्ड तो मैं जनरली लीवर के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड का मीनिंग क्या है, ट्रेड का मीनिंग होता है त्रिक। क्या होता है, त्रिक। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उनके नंबर्स कितने हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रेड टर्म का यूज किया गया है। और स्पेशली हम वन हेड की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके वन हेड में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा सपोज यहाँ पे कोई इस तरह के जो है ब्रांचेज स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, एक सिंगल स्ट्रक्चर को मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा सेकेंड स्ट्रक्चर, मैंने कहा सपोज ये है, और यहाँ जो थर्ड स्ट्रक्चर है सपोज मैंने कहा ये है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर को इसके हेड में मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब मैं बताता हूं आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वन बाय वन हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे जो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इसके हिपैटिक ट्रेड में 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये देखिए वेरी फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट कहते हैं। यानी बाइल डक्ट का जो ब्रांच है उसकी जो शाखा है, इसके लिए से मैंने कह दिया ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट बोल दिया। ठीक है, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट के साथ साथ इसी हिपैटिक ट्रेड में और क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट के साथ साथ ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी के साथ साथ जो यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इसके स्पेस ऑफ मॉल और हेड वाले पार्ट में, ये क्या होता है, ये यहाँ पर पाए जाने वाले ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन को क्या करते हैं, शो करते हैं। मैंने कहा हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए। इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा इसके हिपैटिक ट्रेड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट्स दिखाई देंगे, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी भी होते हैं, और साथ साथ ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। इन तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर से मिल करके हिपैटिक ट्रेड जो है बना हुआ होता है। और ये जो हिपैटिक ट्रेड है वो कहाँ पाया जा रहा है, मैंने कहा इसके लीवर के एनाटॉमी के हेड में पाया जा रहा है, जिसको हम स्पेस ऑफ मॉल कहते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने ये जो टिपिकल डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये बेसिकली किसको दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा ये एनाटॉमी ऑफ लीवर है, तो हमने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि ये जो डायग्राम है वो स्पेशली किसका है। यहाँ पर मैंने एनाटॉमी ऑफ लीवर और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट होते हैं उसके बारे में, तो हमने अभी एनाटॉमी ऑफ लीवर के बारे में देखा था कि हमने बेसिकली उस डायग्राम में, उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या समझा, उसको हम वन मोर टाइम ओरली रिवाइज करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम एनाटॉमी ऑफ लीवर की बात करते हैं तो जो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करें, अगर इसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हिपैटिक कॉर्ड या हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। अब हिपैटिक कॉर्ड और हिपैटिक लोब्यूल से संबंधित जो कोशिकाएं हैं, मतलब हम स्पेशली अगर लीवर सेल्स की बात करते हैं, यकृत की कोशिकाओं की बात करते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट जो है लीवर की सेल्स होती हैं। मैंने उसमें आपको ये भी बताया कि उस हिपेटोसाइट में ग्लाइकोजन का जो अमाउंट होता है वो सबसे ज्यादा देखा जाएगा, मतलब ग्लाइकोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हिपैटिक कॉर्ड जो है उससे संबंधित जो पर्टिकुलर लेयर है उसकी आंतरिक स्तर की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से भी आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि सीधे आपको पूछा जाए कि ग्लाइसन्स कैप्सूल क्या होते हैं, संपुट क्या होते हैं, तो ये हिपैटिक कॉर्ड से संबंधित होते हैं या फिर लीवर से संबंधित स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि लीवर की जो एनाटॉमी है हमें बेसिकली पेंटाहेड्रल दिखाई देते हैं, जिसमें नंबर ऑफ हेड कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर हम इस पेंटाहेड्रल या फिर जिसमें 5 टाइप्स के हेड होते हैं उसकी बात करें तो आपने स्पेशली अगर वन हेड को देखा तो क्या पाया कि उसका जो वन हेड होता है उसको हम स्पेस ऑफ मॉल कहते हैं।
स्पेस ऑफ मॉल में 3 बेसिक टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ब्रांचेस के फॉर्म में। उसे हम क्या कहते हैं, तीनों ही ब्रांचेस को, तीनों ही संरचनाओं को, स्ट्रक्चर को सम्मिलित रूप से, कंबाइंडली, ज्वाइंटली हम क्या कहते हैं, हिपेटिक ट्रैड कहते हैं। हिपेटिक ट्रैड जो हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया। हिपेटिक ट्रैड जो होते हैं वो ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी और ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन से बने होते हैं। ठीक है, इन सभी बेसिक पॉइंट के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो एनाटॉमी ऑफ लीवर है उसमें जो है 2 टाइप्स के साइनस प्रेजेंट होते हैं। बाइल का फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर साइनस में होता है उसे क्या कहते हैं, बाइल साइनस, और ये बाइल साइनस के सेकेंड जो फॉर्म था साइनस का उसे कहते हैं हिपेटिक साइनस। और ये बाइल साइनस और हिपेटिक साइनस दोनों ही एक दूसरे के बाद जो है प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म में एकांतरित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब ठीक है, अब देखिए स्पेशली साइनस के बाद मैंने आपको ये भी कहा कि देयर आर द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ लीवर सेल्स, और उस लीवर सेल्स को क्या कहते हैं, उसी पर्टिकुलर लीवर सेल्स जो कि यहाँ पे लीवर में इस प्रकार की कोशिकाओं का पाया जाना, सेल्स का पाया जाना, ये क्या है, लीवर का इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है, एक महत्वपूर्ण अभिलाक्षिक गुणधर्म होता है। और उन सेल्स को कहते हैं फेगोसाइटिक नेचर, भक्षकाणु प्रकृति व्यवहार दर्शाने वाला जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, कफर सेल कहते हैं। और कफर सेल में मैंने आपको क्या बताया था कि भक्षकाणु प्रकृति दर्शाते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी माइक्रोब्स की बात करें, कोई भी सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो उसके खिलाफ, और साथ साथ डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स के साथ साथ कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अटैक करता है जिससे लीवर को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो उस संक्रमण के विरुद्ध काम करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है और एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि ग्लाइकोजन रिच सेल को हमने कहा हिपेटिक सेल्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूरिया की मात्रा कहां पे अधिक होती है, तो आपने देखा कि एनाटॉमी ऑफ लीवर जो है इसमें जो मिडिल पार्ट होता है, इसका जो मध्य भाग है, यहां पर यूरिया की मात्रा क्या देखा आपने, अमाउंट उसका ज्यादा देखा। तो ये तो थी हमारी बेसिकली अगर एनाटॉमी ऑफ लीवर की बात करते हैं तो उसके बारे में हमने स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो रिलेटेड विद द लीवर एंड इट इज स्पेशली रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ लीवर। हम यहाँ पे लीवर के कार्य के बारे में देखने वाले हैं कि विच स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म लीवर, मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। प्राइमरी फंक्शन आप जान चुके हैं, अभी हमने एनाटॉमी ही डिस्कस किया था कि इसमें बाइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो फर्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं ये क्या है, इट इज अबाउट द बाइल फॉर्मेशन। बाइल फॉर्मेशन को हिंदी में अगर बोलें तो इसे क्या कह सकते हैं, यहां पे पित्त का निर्माण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यहां पे हम ये कह सकते हैं पित्त का निर्माण, बाइल का फॉर्मेशन कह सकते हैं। अब देखिए यहां पे पित्त का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बाइल है, ये जो पित्त होता है, ये क्या है स्टूडेंट, मैंने कहा इट इज अ वाटरी फ्लूइड। ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये क्या होते हैं, वाटरी फ्लूइड होते हैं, जल के समान ही कुछ एक द्रव्यनुमा पदार्थ है, इसे हम क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटरी फ्लूइड और बाइल का फॉर्मेशन जो है लीवर का जो है प्राइमरी वर्क होता है। तो स्पेशली इस वाटरी फ्लूइड को हमने कहा ये बाइल है, और यहां पे बाइल के कंपोजिशन की बात करते हैं कि स्पेशली इस बाइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली हम इसकी भी बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन स्पेशली इस बाइल में प्रेजेंट क्या होता है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पित्त में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं। हम इसके मेजर कंपोनेंट, इसके मुख्य घटक की बात करने वाले हैं। तो ये कहा जाता है स्टूडेंट कि बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया बाइल में पाए जाने वाले पिगमेंट की यहाँ बात करते हैं, तो मैंने कहा इसे क्या कहते हैं, बाइल में पाए जाने वाले पिगमेंट को हम बाइल पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट्स कहते हैं। मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पित्तवर्णक। क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा पित्तवर्णक। अब देखिए बाइल पिगमेंट तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। अब इसका सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो इसमें पाए जाने वाले किसको शो करता है, मैंने कहा बाइल पिगमेंट के साथ साथ यहाँ पे बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं पित्त लवण। क्या कहते हैं, इसे पित्त लवण कहते हैं। अब देखिए
हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो बाइल पिगमेंट है या फिर ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली किस प्रकार के पिगमेंट यहाँ पे लीवर में प्रेजेंट होंगे और किस प्रकार के सॉल्ट्स यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सॉल्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि लीवर में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर इस बाइल में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बेसिकली जो बाइल में पाए जाने वाले यहाँ पे 2 स्पेशल टाइप के पिगमेंट की बात करेंगे। कितने? मैंने कहा 2 पिगमेंट्स की बात करेंगे। ये पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा वेरी फर्स्ट जो पिगमेंट होता है इसे कहते हैं बिलीरुबिन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं बिलीरुबिन प्रकार का एक वर्णक है जो इसके पित्त में प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ बिलीरुबिन के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहाँ पे बिलीवर्डिन भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे बिलीरुबिन भी प्रेजेंट है और बिलीवर्डिन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए बाइल पिगमेंट जो है इसे तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विच पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार के लवण पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेनली मतलब मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से जो बाइल में लवण प्रेजेंट होता है इट इज बेसिकली कॉमनली नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या फिर इसे कहते हैं NaHCO3। ये क्या है? मैंने कहा ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो यहाँ पे पित्त लवण है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हमने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में देखा। यहाँ पे बाइकार्बोनेट के साथ साथ और कौन कौन से यहाँ पे स्पेशली घटक प्रेजेंट होते हैं हम इसकी बात कर लें। मैंने कहा बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा सोडियम ग्लाइकोलेट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट या ग्लाइकोलेट प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ग्लाइकोकोलेट प्रेजेंट है। क्या है? मैंने कहा सोडियम ग्लाइकोकोलेट प्रेजेंट है। सोडियम ग्लाइकोकोलेट के साथ साथ सोडियम टोरोकोलेट भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कौन सा? मैंने कहा सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के सॉल्ट्स हैं जो कि यहाँ पे इसके बाइल में प्रेजेंट होते हैं। आई एम गोइंग टू डिवाइज इट वन मोर टाइम। हम इसे वन मोर टाइम डिस्कस करने वाले हैं कि विच स्पेशल पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर प्राइमरी फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ लीवर। ठीक है, हमने देखा कि पित्त का निर्माण जो है हमारा प्राथमिक कार्य है यकृत का। यहाँ पे ये जो है एक प्रकार का वाटरी फ्लूइड है। इसके साथ हमने डिस्कस किया कि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिलीरुबिन प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन के साथ साथ यहाँ पे बिलीवर्डिन भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्पेशली हमने अगर लवण की बात की, मैंने कहा यहाँ पे मुख्य रूप से तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ साथ within the sodium bicarbonate, within the presence of sodium bicarbonate यहाँ पर सोडियम ग्लाइकोलेट भी प्रेजेंट है। इसके साथ साथ सोडियम टोरोकोलेट भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने इतने सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। अब देखिए अब हम इसके सेकेंड वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट जो यहाँ पे वर्क था वो क्या था? मैंने कहा बाइल फॉर्मेशन था। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड जो इसका कार्य होता है लीवर का, इट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं इसे? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं। राइट, इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या उपापचय। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा का उपापचय कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको हिंदी में भी लिखने वाला हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो है यहाँ पे लीवर का क्या है? लीवर का यहाँ पे द्वितीय कार्य होता है जो कि इसका सेकेंड वर्क होता है। यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन जो होता है ये होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, इसमें हमें स्पेशली कौन कौन से पॉइंट को हमें स्टडी करना है? मैंने कहा उपापचय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या एक चार्ट प्रोवाइड करने वाला हूं और उस चार्ट में आप क्या देखेंगे? उस चार्ट में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 स्पेसिफिक प्रोसेस, 3 अलग अलग प्रकार के प्रक्रियाओं के बारे में बताने वाला हूं जिससे ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इन तीनों ही प्रोसेस के बारे में अक्सर यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट के माइंड में मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूं और इस ट्रिक के थ्रू आप इन सभी प्रोसेसेस के बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यहां पे 3 प्रोसेस जो हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन पहले मेंशन कर लेते हैं। देखिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लाइकोलाइसिस। मैंने कहा यहां पे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा, फर्स्ट प्रोसेस रहेगा। हम ये देखेंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस के साथ साथ यहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहां पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट होगा दैट विल अबाउट, वो किसके बारे में पढ़ेंगे, ये हम ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस के साथ साथ यहां पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में भी क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तीनों ही प्रोसेस के लिए स्टूडेंट के माइंड में काफी मिसकंसेप्शन रहता है, काफी कंफ्यूजन रहता है। तो हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा यहां पे उपापचय होता है कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड वर्क। और देखिए यहां पे इन तीनों ही प्रोसेस को हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा सपोज यहां पर हमने क्या कंसीडर किया, यहां पर ले लिया है मैंने ग्लूकोज। क्या लिया मैंने कहा यहां पर ग्लूकोज ले लिया है, एक हेक्सोज शुगर को ले लिया, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज लिया और इस ग्लूकोज के साथ साथ यहां पे एक और शुगर, एक और कार्बोहाइड्रेट को लेने जा रहे हैं। ये क्या है, मैंने कहा अब यहां पे ग्लूकोज के अलावा मैंने क्या ले लिया, ग्लाइकोजन भी ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहां लिया है ग्लूकोज और यहां क्या लिया है, ग्लाइकोजन लिया है। अब अगर स्पेशली ये क्या हो, मैंने कहा अगर किसका फॉर्मेशन हो, मैंने कहा अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो, किसका, मैंने कहा अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखिए अगर ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, ग्लूकोज से हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। देखिए यहां पे ग्लाइकोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, ये जो ग्लाइको वर्ड है ये तो बेसिकली ग्लाइकोजन के लिए यूज किया जाता है। और जेनेसिस टर्म का मतलब क्या होता है, जेनेसिस टर्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, निर्माण होना या फिर बनना। तो यहां पे ग्लाइको, मैंने कहा यहां पे ग्लाइको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइकोजन को, और ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है, मतलब यहां पे क्या लगा लिया मैंने, जेनेसिस लगा लिया, ठीक है। तो बस एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने कहा ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो, ठीक है। ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो क्या कहेंगे, इसे अब कहा जाएगा क्या, यहां पे सेकेंड प्रोसेस के बारे में, ये था हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, जिसमें ग्लाइकोजन जो है ब्रेकडाउन हो जाता है और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइको, यहां पे क्या लिखा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे। ये हमारा सेकेंड प्रोसीजर है। अब देखिए यहां पे इस प्रोसेस में आपको एक सफिक्स दिख रहा है और ये सफिक्स क्या है, यहां पे लाइसिस लगा हुआ है। और लाइसिस का मीनिंग क्या होता है, लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि टूट जाना, किसका टूट जाना, मैंने कहा यहां पे ग्लाइकोजन का टूट जाना, किसमें, ग्लूकोज में टूट जाना, ठीक है। तो हमने यहां पे 2 स्पेशल टाइप के प्रोसेस के बारे में स्टडी किया। हम इसको वन मोर टाइम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा आपको कि ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन फॉर्म होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस, अगर यहां पे ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो क्या कहेंगे, इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे, जहां पे लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो यहां पे ग्लाइकोजन जो है वो टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और टूटकर ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन ये ग्लाइकोजन का संग्रह है, बेसिकली ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर कहां होता है, इसके निर्माण के बाद जब ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लूकोज से हो जाएगा तो ये स्टोर या फिर जमा कहां पे होता है, संचय कहां पे हो जाएगा। देखिए
ये जो है बेसिकली स्टोर कहाँ से होता है, कहाँ पर होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका स्टोरेज होता है या तो लीवर में, किस में होता है, मैंने कहा या तो लीवर में, लीवर सेल्स में होगा, क्योंकि आप जानते हैं लीवर सेल्स हिपेटोसाइट क्या होते हैं, ग्लाइकोजन रिच होते हैं। तो या तो लीवर में होता है इसका स्टोरेज, या फिर किस में होता है, मैंने कहा मसल्स में होता है। किस में होता है, मसल्स, कहने का मतलब यहाँ पे या तो यकृत में होने वाला है या फिर पेशियों में होने वाला है, ठीक है, या तो ये लीवर में होगा या फिर यहाँ पे पेशियों में होगा। तो हमने 2 टाइप्स के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब देखिए हम सीधे लीड करते हैं इस प्रोसेस के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। हम ये स्टडी करने वाले हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा यहाँ पर स्पेशली हमने लिया फैटी एसिड। क्या लिया है, यहाँ पे ले लिया है फैटी एसिड, और फैटी एसिड लिया, या फिर इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एमाइनो एसिड की भी बात की है। या तो हम एमिनो अम्ल की बात करें या फिर वशीय अम्ल की बात करें, तो यहाँ पे देखिए अगर ग्लूकोज के अलावा, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या है, ग्लूकोज के अलावा ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ये बेसिकली मैं अब किससे मान रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पर हमने लिया है फैटी एसिड और एमाइनो एसिड। तो यहाँ पे फैटी एसिड और एमाइनो एसिड से किसका फॉर्मेशन हो, मैंने कहा यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो। देखिए स्पेशल पॉइंट है ये, यहाँ पे स्टार मेंशन कर रहा हूँ, ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पे जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा कि फैटी एसिड एमाइनो एसिड से किसका फॉर्मेशन हो, मैंने कहा यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेनेसिस का मीनिंग ही क्या होता है, यहाँ पे अभी भी मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन। तो आपको सिंपली ये कहना है कि अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजन के अलावा किसी भी सोर्स से होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और ये जो अदर सोर्स होता है वो क्या क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है फैटी एसिड, वसीय अम्ल, और इसके साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पे एमाइनो एसिड, ठीक है। कलेक्टिवली हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, जैसे ही ग्लाइकोजन बन गया तो ये स्टोर हो गया मसल्स में और लीवर में। अब ग्लाइकोजन अगर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर यहाँ पे ग्लाइकोजन के अलावा किसी भी सोर्स से, चाहे वो फैटी एसिड हो चाहे एमाइनो एसिड हो, किसका फॉर्मेशन हो, मैंने कहा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैंने कहा ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। 2 स्पेशल टाइप के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, बाइल फॉर्मेशन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब सीधे लीड करते हैं हम यहाँ पे इसके थर्ड फंक्शन के तरफ, और देखिए ये क्या है, यहाँ पे लीवर का जो थर्ड फंक्शन है इसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखिए ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले, उसके बाद हम इसको स्टडी करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह है कि जो भी यहां पे पॉइजनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो भी विषाक्त प्रकृति वाले पदार्थ होते हैं, पॉइजनियस सब्सटेंस होते हैं, उसका लीवर क्या करता है, उसको नॉन पॉइजनियस, ठीक है, उसके विषाक्तता की जो प्रकृति है, पॉइजनियस नेचर जो है, उसको ये क्या करता है, दूर कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। और इस तरह से जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन कार्य के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है कि एक पॉइजनियस नेचर वाले केमिकल सब्सटेंस को नॉन पॉइजनियस वाले केमिकल सब्सटेंस में चेंज करना डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन किसका वर्क होता है, लीवर का होता है। लीवर स्पेशली ये वर्क जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है बेसिकली इसका जो है कैसे समझ सकते हैं। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। और ये एग्जांपल क्या है, सपोज मैंने कहा यहां पे हमने लिया है एक एसिड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रूसिक एसिड। क्या लिया मैंने यहाँ पे एक एसिड ले लिया है और इसको क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया ये कौन सा एसिड है, ये है प्रूसिक एसिड। और ये जो प्रूसिक एसिड है स्टूडेंट, बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं HCN। क्या कहते हैं इसे, HCN। HCN का केमिकल नेम आप सभी को पता होगा, इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। क्या कहते हैं
इसे कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन साइनाइड, जिसे कॉमनली प्रूसिक एसिड भी कह रहे हैं हम, इसका नेचर क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका नेचर ये होता है कि ये पॉइजनियस नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ये पॉइजनियस होते हैं। मैंने कहा ये कैसे होते हैं? ये पॉइजनियस नेचर के होते हैं या फिर विषाक्तीकरण प्रकृति के होते हैं, वो काफ़ी जहरीले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है ये पॉइजनियस नेचर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पॉइजनियस नेचर वाले ये जो प्रूसिक एसिड है या हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको लीवर जो है क्या करता है? यहाँ पे डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और ये जहरीला पदार्थ अब नॉन पॉइजनियस नेचर वाले सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा और इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। क्या कहते हैं इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। क्या कहेंगे? पोटेशियम सल्फोसाइनाइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वन मोर टाइम मैं आपको बता दूं, ये पोटेशियम सल्फोसाइनाइड क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। ये जो है अब ये नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस है। ये क्या है? मैंने कहा अब ये नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और टाइम हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि लीवर का जो थर्ड वर्क मैंने आपको बताया ये क्या था? मैंने कहा ये डिटॉक्सिफिकेशन था। डिटॉक्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि लीवर जो है पॉइजनियस नेचर वाले सब्सटेंस प्रूसिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड को इसके नॉन पॉइजनियस वाले फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो कि क्या होता है? मैंने कहा ये होता है पोटेशियम सल्फोसाइनाइड होता है। ठीक है, तो हमने इसके ये भी फंक्शन हमने क्या कर लिया है? स्टडी कर लिया है। अब हम लीड करने वाले हैं यहाँ पे लीवर का जो नेक्स्ट फंक्शन होता है ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे अब हम स्टडी करने वाले हैं लीवर के फोर्थ फंक्शन के तरफ। ये क्या होता है? हमने थर्ड फंक्शंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। या आप देखिए इसका फोर्थ फंक्शन होता है स्टोरेज। क्या होता है? इसका यहाँ पे फोर्थ फंक्शन है स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी प्रकार के पदार्थों का क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, संचय करते हैं, संग्रहण करते हैं। और ये आखिर ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिसका स्टोरेज यहाँ पे देखा जाता है लीवर के द्वारा? तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विटामिन की बात करें। किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पे स्पेशली विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ई के साथ साथ विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के साथ साथ यहाँ पे सम टाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो एक विटामिन होता है इसे कहते हैं विटामिन B12। क्या कहते हैं इसे? विटामिन B12 कहते हैं। तो इस प्रकार के विटामिन को स्टोर करने के लिए भी लीवर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो विटामिन ए है, डी है और ई है और के है, बेसिकली ये चारों प्रकार के जो विटामिन होते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्या कहते हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन कहते हैं, जो कि किसमें विलय होते हैं? मैंने कहा ये जो विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं ये वसा में विलय विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? ये वसा में विलय विटामिन होते हैं, जो कि यहाँ पे फैट में सॉल्युबिलिटी को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर बात करें विटामिन B12, विटामिन B12 में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है ये होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। और इसका जो केमिकल नेम होता है, इसका विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है इसे हम कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह दिया कोबाल्मिन। देखिए मैंने कहा साइनोकोबाल्मिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच पर्टिकुलर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? मैंने कहा इट इज विटामिन B12। ठीक है, अब देखिए इसी साइनोकोबाल्मिन में बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? सेंट्रल एटम के रूप में, केंद्रीय परमाणु के रूप में। मैंने कहा यहाँ पर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। इन सभी प्रकार के विटामिन को स्टोर कौन कर रहा है? मैंने कहा लीवर कर रहा है। ठीक है, तो साइनोकोबाल्मिन देखा। अब देखिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली विटामिन को तो किया, विटामिन के साथ साथ अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थों को भी ये क्या करते हैं? मिनरल्स को। ठीक है, यहाँ पे खनिज लवण को, मिनरल्स को भी ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे किस किस मिनरल की बात करें? यहाँ पे अगर हम आयरन की बात करें, कॉपर की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पे बेसिकली कोबाल्ट की और इसके साथ साथ मैग्नीज एंड जिंक। ठीक है, ये वो मिनरल्स होते हैं जिसको यहाँ पे लीवर क्या होता है? स्टोर करता है।
है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर का, और ये क्या है, हमने यहाँ पे फोर्थ फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब देखिए लास्ट फंक्शन क्या है। लास्ट फंक्शन ऑफ लीवर इज बेसिकली नोन एज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है, हम यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डीएमिनेशन कहते हैं। अब देखिए कि डीएमिनेशन क्या होता है और इस डीएमिनेशन के प्रक्रिया में लीवर किस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व करता है, मैं आपको ये समझाने वाला हूं। देखिए यहाँ पर इस डीएमिनेशन को समझ सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे इसको एक रिएक्शन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने अमोनिया, ठीक है, और ये अमोनिया जो है जैसे ही इसमें डीएमिनेशन होता है या फिर इसे कहते हैं विएमिनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, तो डीएमिनेशन जैसे हो गया, ये अमोनिया अब चेंज हो जाएगा किसमें, मैंने कहा ये अमोनिया अब चेंज हो जाते हैं यूरिया में। किसमें, यूरिया में चेंज हो जाते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक साइकिल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जिसे हम बेसिकली कहां पे स्टडी करेंगे, इसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही एक चैप्टर में स्टडी करते हैं जो होता है एक्सक्रीशन। जब मैं आपको उत्सर्जी तंत्र और उत्सर्जन के बारे में बताऊंगा, वहां पे एक साइकिल, एक चक्र के बारे में डिस्कस करना होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। अब देखिए इस ऑर्निथीन साइकिल के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे स्टडी नहीं करना, लेकिन फिर भी चूंकि ये लीवर के कार्य से संबंधित है तो मुझे यहाँ पे बताना ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया है कि यहाँ पे ये जो बेसिकली ये जो यहाँ पे NH3 है, अमोनिया है, वो किस में कन्वर्जन शो कर रहा है, मैंने कहा ये यूरिया में कन्वर्ट होता है। आप सभी को इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे यूरिया का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मैंने कहा इस तरह से यहाँ पे एमिनो ग्रुप जो होते हैं 2 होते हैं और बीच में इसका क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, मैंने कहा ये यूरिया का एटिपिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया क्या है, मैंने कहा ये जो है मोर सॉल्यूबल इन वाटर होता है, जल में विलेयता अमोनिया की सबसे अधिक है। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या है, मोर सॉल्यूबल, जल में अत्यधिक विलयशील होते हैं, मोर सॉल्यूबल इन H2O। साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि अमोनिया का नेचर क्या होता है, मैंने कहा ये क्या है, पॉइजनियस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये जो हैं बेसिकली विषाक्त प्रकृति के होते हैं, पॉइजनियस नेचर के होते हैं। अब अगर ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, यूरिया में, तो यहाँ पे यूरिया के लिए क्या कहा जाता है कि यूरिया जो है अमोनिया की तुलना में यूरिया की जो विलयता है जल में, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो एज कंपेयर टू अमोनिया क्या है, कम होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये पॉइंट प्रोवाइड किया आपको कि इट इज लेस सॉल्यूबल, ये क्या होते हैं, ये लेस सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, लेस सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। इसके साथ साथ ये जो अगर हम पॉइजनियस नेचर की बात करते हैं तो यहां पर ये क्या होते हैं, ये नॉन पॉइजनियस होते हैं। ठीक है, या फिर लेस पॉइजनियस भी आप इसे कह सकते हैं। मैंने कहा यहां पर ये क्या है, लेस पॉइजनियस या नॉन पॉइजनियस नेचर के होते हैं। तो अब इसको हम वन मोर टाइम जो है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस डीएमिनेशन में लीवर ने आखिर किस तरह से पार्टिसिपेट किया। मैंने कहा यहां पर अमोनिया जो है डीएमिनेशन के प्रक्रिया के द्वारा यूरिया में चेंज हो रहा है। मतलब यह है कि मोर सॉल्यूबल फॉर्म इन द वाटर अमोनिया का लेस सॉल्यूबल इन द H2O वाले फॉर्म में चेंज होना, या फिर पॉइजनियस नेचर वाले अमोनिया का नॉन पॉइजनियस या लेस पॉइजनियस वाले सब्सटेंस यूरिया में बदलना, और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। और इसमें जो है लीवर इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम किस साइकिल में स्टडी करते हैं, मैंने कहा इसको ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन चक्र के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस जो कि लीवर परफॉर्म करता है जिसके बारे में 1 बाय 1 बताया आपको, इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट बताया था बाइल का फॉर्मेशन, पित्त का निर्माण, वहां पे आपने डिफरेंट टाइप के बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स के बारे में देखा। हमने उसके बाद डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। वहाँ पे आपने बेसिकली 3 प्रोसेसेस के बारे में देखा कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, इसके साथ साथ ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है। आपने इन तीनों ही प्रोसेसेस के बारे में देखा कि इसमें जो है लीवर किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल होता है। साथ साथ आपने यहाँ पे इसका थर्ड फंक्शन देखा जो बेसिकली क्या था, डिटॉक्सिफिकेशन था। फोर्थ मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो भी फैट सॉल्यूबल विटामिन होते
होते हैं वसा में विलय विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के क्या होते हैं, वसा में विलय विटामिन होते हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे विटामिन B12 की बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। तो ये जो साइनोकोबाल्मिन होता है इसमें बेसिकली जो एलिमेंट होता है वो क्या है, मैंने कहा कोबाल्ट होता है। इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। ये इसका क्या हो गया, फोर्थ फंक्शन हो गया। अभी हमने लास्ट फंक्शन के बारे में देखा एंड इट वाज अबाउट डीएमिनेशन। ठीक है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ हमने लीवर, जो कि क्या होता है, यहां पे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कंसीडर किया जाता है, उसके बारे में सभी पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट अबाउट द लीवर एंड हमने ये देखा कि इसके लॉब्स कितने होते हैं, इसके एनाटॉमी में जो भी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हर एक कंसेप्ट को देखा। फिर मैंने आपको इसके जो है एनाटॉमी के बाद मैंने आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द इंटरकनेक्शन बिटवीन लीवर, पैनक्रियाज एंड ड्यूरिनम। इसके जो है इन तीनों ही बेसिकली ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जो है उसके अनुप्रस्थ काट के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वी विल लीड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन की फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।